जी, वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी का आगाज। देश भर में वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रमाण दिए उन्होंने कि किस तरह से वोट की चोरी हुई। पहले सवाल ईवीएम का था, लेकिन अब तो बूथ ही एक तरह से लूटा जा रहा है और इलेक्शन कमीशन की इसमें मिली भगत है। ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी विशेष के ऑफिस की तरह काम कर रहा है। आज राहुल गांधी और विपक्ष ने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव सहित कई नेता को पुलिस ने डिटेन कर लिया। क्या ये जन आंदोलन की शुरुआत है? क्या विपक्षी दल देश भर में जाएंगे? क्या आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि अगर वोट चोरी नहीं रुका तो इस देश का संविधान और लोकशाही, लोकतंत्र खतरे में है। हमारे साथ एडवोकेट सुरेश माने साहब हैं, एडवोकेट हैं, विधि के जानकार हैं और इसके साथ-साथ एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो लगातार आप अम्बेडकर नाम सुन रहे हैं, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुन रहे हैं। चलते हैं माने साहब के साथ और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष पिछले 10 से 11 वर्षों में पहली बार आर-पार के मूड में दिख रहा है। क्या ये टेम्पो, ये जोश आगे जारी रहेगा? क्या अब आर-पार की ही लड़ाई होनी है? स्वागत है सर, जय भीम। हाँ, जय भीम प्रोफेसर। जी सर। जैसा जैसा अभी आपने कहा कि एक अभूतपूर्व सारे अपोजिशन के पार्टियों का, नेताओं का एक इकट्ठा होकर एक संवैधानिक राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव आयोग जो कि संवैधानिक संस्था है, उस संवैधानिक संस्था के संदर्भ में जो सवाल खड़े किए हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट के सदन के नेता राहुल गांधी, इन्होंने और उसका उन्होंने जो प्रेजेंटेशन 2 दिन पहले जो दिखाया, जी। उसके बाद देश में एक माहौल गर्मा गया। अब तक जैसा आपने जिक्र किया, चुनाव को लेकर ईवीएम ये शंका के दायरे में थी और जैसे बिहार में वोटरों का सर्वेक्षण शुरू हुआ, पुनर्निरीक्षण शुरू हुआ और कई लाख वोटरों के नाम नदारद पाए गए और यही लगभग ऐसा ही मॉडल आसाम में जब एनआरसी का दौर आया था, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक आसाम में एनआरसी का लागू किया था, तो लगभग 19 लाख लोगों को उससे बाहर होना पड़ा था, जो भी मुद्दा आज भी विवादित है। उसी तरह ये बिहार में वोटर सर्वेक्षण को लेकर कई वोटरों के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब हो रहे। लगभग 65 लाख वोटरों को बाहर जाना है। अब वो एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, क्या लोकसभा के चुनाव के समय में कई राज्यों में जैसे कर्नाटका है और असेंबली के चुनाव में महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे 2 असेंबली के चुनाव है, क्या इन चुनावों में नए वोटरों को इस तरह से जोड़ा गया जिसका फायदा बीजेपी को हो, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिले? ये एक दूसरा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा वोटर लिस्ट का सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। वोटर लिस्ट हालांकि बनाना ये चुनाव आयोग का जरूर काम है, चुनाव आयोग की उसके ऊपर अथॉरिटी है, लेकिन एक बात को भी बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि चुनाव आयोग को, उसके प्रणाली को, उसके वोटर निरीक्षण फॉर्मूले को, प्रोसीजर को, विपक्ष ये चाहता है कि देश के संसद में उसके ऊपर बहस हो। मूल मुद्दा ये है। मुझे लगता है ये सेकंड सप्ताह है, दो वीक हो गए कि संसद इसको लेकर लगभग स्टैग्नेंट है, स्टैंड स्टिल है, काम नहीं हो पा रहा है और विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा है कि भाई बिहार में जो आप वोटर सर्वेक्षण कर रहे हैं, पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं, उसकी जो प्रोसीजर लागू की है
उसको लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी जंग लड़ी जा रही है और कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाव दिए हैं, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो स्वयं चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। इसके बावजूद एक तरफ चुनाव आयोग भी एडमेंट है कि हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे, तो एक तरह से चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को भी नज़रअंदाज करके अपनी मनमानी करने लगा है। और दूसरी तरफ संसदीय लोकशाही में जब अपोजिशन कोई मुद्दा रखता है तो सरकार का काम बनता है बहस कि होना। रूलिंग पार्टी होने के नाते पार्लियामेंट में उसका जवाब दे, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करे। तो दोनों तरफ से ये एडमेंट पोजीशन है, चुनाव आयोग की तरफ से भी और सरकारी पक्ष के तरफ से भी। केंद्र में बैठी हुई बीजेपी मोदी सरकार ये क्यों नहीं चाहती कि संसद में बहस हो? अपोजिशन की तो यही डिमांड है कि आप संसद में चर्चा करिए। अब संसद में चर्चा करने के लिए अपोजिशन को दिक्कत क्या है? एक्चुअली प्रोफेसर जी, यहाँ एक कानूनी मामला ये है कि क्या पार्लियामेंट इसके ऊपर बहस कर सकती है? तो सीधे कानूनी प्रावधान है, सीधे 327 धारा संविधान की, वो सीधा कहती है कि पार्लियामेंट में बहस हो सकती है, इवन वोटर लिस्ट को भी लेकर, मतदार यादी को लेकर भी बहस हो सकती है। जब 327 आर्टिकल इसकी इजाजत देता है तो सत्ताधारी पक्ष इसको नकार क्यों रही है? और जहां तक सत्ताधारी पार्टी इसको नकारती है तो उसका मतलब ये है कि रूलिंग पार्टी को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, या रूलिंग पार्टी और चुनाव आयोग इनका कुछ साठगांठ है जिसके कारण सत्ता पक्ष को फायदा मिलता है, विपक्ष को नुकसान भी होता है। ये सीधा सीधा एक लॉजिकल कंक्लूजन निकल सकता है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें दिक्कत क्या है, बहस करने में दिक्कत क्या है, जबकि पार्लियामेंट का ये सेशन शुरू होने के पहले सरकार के प्रतिनिधि के माध्यम से ये कहा गया था कि सरकार किसी भी मुद्दे के ऊपर बहस करने के लिए तैयार है। भाई, आप सिंदूर के ऊपर बहस कर सकते हो, चुनाव के ऊपर क्यों नहीं कर सकते? युद्ध तो सेंसिटिव मामला है, डिफेंस संबंधी मामले होते हैं जिसकी आमतौर पर चर्चा भी नहीं होती, करनी भी नहीं चाहिए। उसके बारे में जब आप पार्लियामेंट में बहस कर सकते हो तो वोटर लिस्ट को लेकर आप इतने एडमेंट क्यों हैं? अब विपक्ष के हाथ में जब सरकार एडमेंट होती है तो रास्ता क्या है भाई? एक तो सदन से वॉकआउट करे, जो उन्होंने कई बार किया। सदन के ये जो प्रोसीजर है, कामकाज है, उसमें रुकावट पैदा करे, वो अपोजिशन ने किया। जब ये सारे करने के बाद सरकार अगर तानाशाही का रवैया अपनाती है तो लोकतंत्र में आम जनता के हाथ में तो आंदोलन का अधिकार होता ही है, लेकिन चुने हुए लोक प्रतिनिधि के हाथ में भी होता ही है। और उसी का नज़ारा आज हमको दिल्ली के सड़क पर देखने को मिला, जबकि पार्लियामेंट से लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय जो अशोका भवन, अशोका रोड पे है, वहाँ तक जब ये सांसद मार्च कर रहे थे तो जिस तरीके से उनको रोका गया, फिर ये दलीलें तो दी जा सकती है कि इजाज़त नहीं ली थी, बताया नहीं गया था। तो आज तक एक मुद्दा प्रमुख रूप से आता है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक ऑटोनॉमस संस्था है, उसका एक अहम रोल है लोकतंत्र में। अगर ये ऑटोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है तो उसको अपनी ऑटोनॉमी बरकरार रखनी चाहिए, और ऑटोनॉमी का बरकरार रखने का मतलब ये है कि इस संस्था के फंक्शनिंग को लेकर अगर कोई मन में संशय आता है, कोई सवाल खड़ा होता है, तो उसको तुरंत दूर करें। ये भी चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग ने तुरंत उसको दूर करना चाहिए। ऐसा करने के बजाय चुनाव आयोग भी यहाँ सत्ताधारी पार्टी का रोल अदा करते हुए नजर आता है।
और ये दुर्भाग्य की बात है लोकतंत्र के लिए, किसी भी संवैधानिक व्यवस्था के लिए। जैसे कि कल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सुनवाई चल रही थी, तो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर जो एडीआर नाम की संस्था है, उन्होंने एक एप्लीकेशन किया था कि डिलीट किए हुए लोगों के नाम की सूची हमें दे दो और कारण बताओ इनके नाम क्यों हटाए गए। तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दलील दी कि ये करने के लिए हम बाध्य नहीं है, मतलब हम अकाउंटेबल नहीं है। ये कौन सा रवैया है भाई? यहाँ मुझे सुप्रीम कोर्ट की भी थोड़ी कमी नजर आती है। हाँ सुप्रीम हाँ, कोर्ट उस ने पे भी आ रहा उतना हूँ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी उतना सख्त रवैया अपनाना चाहिए। तो सुझाव सुप्रीम दे रहे हैं, कोर्ट, सुझाव। हाँ वही, सुप्रीम कोर्ट कोई रिकमेंडरी बॉडी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये फेडरल फ्रेमवर्क में, फेडरल मैकेनिज्म में डिस्प्यूट रिजॉल्विंग बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट का रोल इंडिपेंडेंट आर्बिटर का है। सुप्रीम कोर्ट सुझाव के तौर पर चुनाव आयोग को समझा रही है कि आप राशन कार्ड को कंसीडर करो, आप वोटर कार्ड को कंसीडर करो। ये भी सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है। और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कह रहे हैं कि भाई नाम हटाए गए, तो उसकी वजह तो बतानी चाहिए ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा है तो पहले उसमें 45 डेज के अंदर आप डेटा जो इरेज करने का प्लान लाए, सर्कुलर लाए, वही बड़ा मुद्दा था, जिसके कारण चुनाव आयोग के ऊपर एक शंका पैदा हुई। आज तक आप डेटा सालों साल रखते थे, अब 45 डेज में खत्म करने लगे, तो ये कौन सा तरीका है? तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से जैसी केंद्र की सरकार मन मन चाहे वैसा रवैया अपना कर काम कर रही है, चुनाव आयोग भी उसी तरह से काम कर रहा है। और इसीलिए विपक्ष के पास और कोई रास्ता है नहीं, और उसी का परिणाम आज निकल के आया कि आज तक जो विपक्ष बटा बटा नजर आ रहा था, डिवाइड नजर आ रहा था, हर एक पार्टी का अपना तर्क था और हर एक पार्टी का अपना विरोध करने का तरीका था। लेकिन ये अच्छी बात है कि आज देश के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारी विपक्ष की पार्टियां, इन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि सत्ताधारी कोई भी दल हो, उसको लोकशाही, लोकतंत्र, संविधान की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता। फ्री एंड फेयर चुनाव जब अपने लोकतंत्र का, संविधानिक व्यवस्था का एक बुनियादी ढांचा है, तो उसको विस्थापित करने का अधिकार ना चुनाव आयोग को है, ना सत्ताधारी पार्टी को है। और इसीलिए ये अपोजिशन की जो बड़ी एकता देखने को मिली, उसका देश के लोगों ने स्वागत करना चाहिए। सर, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और सुप्रीम कोर्ट के सुझाव की ओर ध्यान भी नहीं दे रहा, मान भी नहीं रहा। कल होके सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे या बोले कि हम भी इसको नहीं मानते हैं, तो क्या ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह काम कर रहा है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की ओर होता दिख रहा है? प्रोफेसर, अभी तक हम लोग जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत सारे चिंतित रहे, और जी। किस तरह से होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इसके बारे में कई बार विषय आए, चर्चाएं हुई। अब चुनाव आयोग कैसे होने चाहिए, उसके सदस्य कैसे नहीं होने चाहिए, इसको लेकर हालांकि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, लेकिन उस जजमेंट को पार्लियामेंट ने बाईपास कर लिया, उसको ओवर रूल कर दिया संविधान के संशोधन के माध्यम से। तभी एक कानून के नाते मुझे एक शंका हुई थी कि आने वाले दिनों में ये चुनाव आयोग का मुद्दा, क्या चुनाव आयोग भारत सरकार का एक्सटेंशन काउंटर है या इंडिपेंडेंट संवैधानिक संस्था है? ये सवाल भविष्य में जल्दी ही आने वाला है, ऐसा मुझे लगा था। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नकारना, ये अड़ल रवैया दिखाता है चुनाव आयोग का। इसका मतलब चुनाव आयोग अपने कृति को लेकर ठाम है, लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात,
वोटर आधार कार्ड जो इलेक्ट्रल वोटिंग कार्ड है, ये खुद चुनाव आयोग के है, उसको नहीं मानना वो इसका एक गलत बात है। फिर चुनाव सर पे है तो जल्दबाजी में वोटर सर्वेक्षण करना, ये टाइमिंग को लेकर भी बड़ा सवाल है। और इसके कारण सरकार के साथ मिलकर चुनाव आयोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग आज बड़े पैमाने पे सभी चैनलों ने देखा कि वे वोटों के ऊपर डकैती है, ये वोटों की चोरी है, और अगर वोटों के ऊपर डकैती, वोटों की चोरी करने में ही चुनाव आयोग अगर उसका रोल है या उसमें शामिल है, तो फिर भारत के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा धब्बा है। और यही चिंता को लेकर विपक्ष के सारे दल अब मैदान में उतरे, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। तो क्या सर, एक आखिरी सवाल, क्या जन आंदोलन के बगैर कोई विकल्प नहीं है? क्योंकि पिछले 10 सालों में विपक्षी पार्टी की ओर से कोई बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन तो हुआ नहीं है, तो क्या उसकी शुरुआत है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने, किसानों ने किया है, SC/ST एक्ट पे हुआ था, रोस्टर के सवाल पे हुआ था, पॉलिटिकल पार्टी का जाहिर है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन रहा होगा, लेकिन क्या लग रहा है कि अब राहुल गांधी जिस तेवर में वेबसाइट बना रहे हैं और वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, क्या एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में उभरता देख रहे हैं इसको? प्रोफेसर जी, मुझे जो लगता है कि हर 10-15 साल के अंतराल में एक ऐसा पड़ाव आता है जिसका रूप राष्ट्रीय आंदोलन का रूप बनता है। आप चाहे देखो 10 साल पहले भी, 10-15 साल पहले ये NGO के माध्यम से वो दिल्ली के अन्ना हजारे। अन्ना हजारे आंदोलन हो या और कोई उनका बाकी लोगों का शामिल करके, तो मुझे लगता है 10-15 साल में एक फेज आती है। मुझे लगता है अब इस सरकार के खिलाफ नई फेज पैदा होने का समय आ गया। पहली फेज में कांग्रेस को शहीद होना पड़ा या उसको अपनी सत्ता को गंवाना पड़ा, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का अब समय आ गया है। 10-15 साल के अंतराल के बाद जनमानस एक राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होता है, उसकी मानसिकता बनती है और वो सत्ता में बैठे हुए लोगों को सत्ता से उतारने के लिए मजबूर करवा देता है। मुझे लगता है कि ये उसका अब समय आया है, और इस समय के चलते ये चुनाव आयोग द्वारा वोटों में डकैती ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बनकर उभरा है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। और पिछले 8 वर्षों से हम लोग ईवीएम को लेकर और तमाम वोट चोरी को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं, और बहुत सारे देश भर में हज़ारों ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उस आंदोलन के पक्ष में हैं। सवाल ये है कि अब पॉलिटिकल लीडर्स तय करें, जनता तो तैयार बैठी है। लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनसान होती है, तो संसद आवारा हो जाता है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिन का। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नगर। थैंक यू सर। क्या शुक्रिया।